क्लास, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था, हमने हिस्ट्री स्टार्ट करी थी। जो पहला आपका चैप्टर है हिस्ट्री का, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। उसमें हम पहला टॉपिक पढ़ रहे थे अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है। जिसमें हमने पहला टॉपिक है जो हम पढ़ रहे थे इसके अकॉर्डिंग कि फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आया उसका क्या कारण था, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। अब उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ वो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे, ठीक। उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या चीज़ थी कि जब आप रेवोल्यूशन लाते हो, आप क्यों लाते हो, एक अपने सिस्टम को क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है जो आपकी कंट्री है, जो आपका नेशन है, कि वहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, सिस्टम में चेंज की ज़रूरत है, तब वहाँ के लोगों को लगता है कि वहाँ पे एक रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे वैसे ही फ्रांस में क्या हुआ कि एक रेवोल्यूशन लाया वहाँ के लोगों ने उस सिस्टम को चेंज करने के लिए। और आप जानते हो वहाँ पे क्या सिस्टम था, मोनार्की सिस्टम था, एंड दैट सिस्टम को चेंज करने के लिए और वहाँ पे डेमोक्रेसी लाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन लाने के लिए वहाँ पे रेवोल्यूशन किया गया, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे कि व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, ठीक है, कि ऐसा क्या किया जाए कि देश को एक देश बनाया जाए। मतलब वहाँ पे जितने डिफरेंसेस थे, मोनार्की सिस्टम था, उसको हटा के कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए और बड़े सारी जो चीज़ें हैं वहाँ का सिस्टम है उसको चेंज किया जाए, ठीक है, वहाँ के लोगों को राइट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाए, ठीक। और उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे थे, जो हमने पहले हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट था कि ला पैट्रिक फादरलैंड एंड सिटीजन, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं हम पहले भी, कि वहाँ पे कॉमन सिटीजन को आइडेंटिटी दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उनको राइट्स दिए गए, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है जहाँ पे इनकम्प्लीट है, आपको एक्सप्लेन पूरा किया जा रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो बुक है आपकी। सेकेंड इज द न्यू फ्रेंच फ्लैग, और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि न्यू फ्रेंच फ्लैग जो था वो किसको रिप्लेस करके आया था, रॉयल स्टैंडर्ड के जो किंग का जो उस वक्त फ्लैग था उस चीज़ को चेंज करके क्या लाया गया, फ्रेंच फ्लैग। मतलब दिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग, ठीक है। तो थर्ड मैंने पढ़ा नेशनल असेंबली। अगेन आपको याद दिला दूँ, नेशनल असेंबली किसको रिप्लेस करके आया, स्टेट जनरल को, ठीक है, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा, जो लास्ट टॉपिक में आपको पढ़ाया गया। एंड थर्ड वाली नेशनल असेंबली हो गया। हाइम पर कंपोज जो भक्ति सॉन्ग वगैरह होते हैं या नेशनल सॉन्ग वगैरह होते हैं उनको भी क्या किया गया, कंपोज किया गया। और ये जो सारी चीज़ें थी, जैसा कि मैंने एंड में लिखा हुआ है, सारी चीज़ें किसके लिए की गई, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, ठीक है, ताकि आप नेशन को एक पूरी एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी के साथ क्रिएट कर सकें। और टेकन मतलब वहाँ पे शब्द वगैरह ली गई, सोल्जर जो थे उनके लिए कॉमन चीज़ें बनाई गई ताकि उन सबकी जो है पहचान हो, ठीक है। आगे यूनिफॉर्म लॉ, जहाँ से हम अब कंटिन्यू करेंगे, जो आपने अभी नहीं पढ़ा हुआ है इस वीडियो में पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म लॉ, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपको फर्स्ट पॉइंट जब आपको एक्सप्लेन किया गया था तो वहाँ पे बताया गया था कि सिटीजन्स को इक्वल राइट प्रोवाइड किए गए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट टाइम भी बताया था, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू विच कंट्री कैन गवर्न। मतलब ऐसा संविधान जिसको अभी हिंदी बोलते हो, एक ऐसा रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग देश को चलाया जा रहा है, वहाँ की सरकार को चलाया जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वहाँ पे यूनिफॉर्म लॉज लाए गए, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज़ का खत्म करना। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज क्यों होती हैं, मतलब इन शॉर्ट आप बोल सकते हो टैक्स, ठीक है। जो टैक्स आपके गुड्स एंड उसके ऊपर लगाया जाता है ना, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, कि आपके गुड्स हैं वहाँ इधर से उधर जा रही है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके ऊपर जो टैक्स था वो वहाँ पे एबॉलिश किया गया, ठीक है। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर, वहाँ पे क्या था कि यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा सिस्टम लाया गया वेट्स एंड मेजर्स का। वेट एंड मेजर मतलब जो भी वहाँ का सिस्टम था, वेटिंग के रिलेटेड, मेजर्स के रिलेटेड, वो सारा चीज़ सिस्टम जो था वो क्या किया गया, एक जैसा किया गया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि वहाँ पे धीरे धीरे मोनार्की को हटा के क्या चीज़ लाई गई, डेमोक्रेसी लाई गई। जैसे मैंने आपको लास्ट में क्या टाइप पे बताया था, जो नेशनल असेंबली थी ये चूज की जाती थी बाय द पीपल, मतलब वो इलेक्ट करते थे खुद। तो जब आप खुद इलेक्ट करते हो तो मतलब वो चीज़ कहाँ से आती है, वो चीज़ डेमोक्रेसी से आती है। एज यू नो डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है, रूल ऑफ द पीपल। तो मतलब जाहिर सी बात है कि जब नेशनल असेंबली को वहाँ के लोग चूज कर रहे थे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो डेमोक्रेसी के अंदर चूज कर रहे थे उस चीज़ को, ठीक है। एंड आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज, ठीक है। और सबसे पहले आपको रीजनल मतलब हो गया एक पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, रीजन हो गया। डायलेक्ट्स का मतलब होता है पर डिस्करेज तो आपको पता होगा, डिस्करेज मतलब उस चीज़ को उन्होंने कम कर दिया कि ये चीज़ आपने नहीं बोलना है। कहने का मतलब डायलेक्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली एक होती है लैंग्वेज, ठीक है, एक होता है डायलेक्ट।
लैंग्वेज का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन डायलेक्ट एक ऐसी लैंग्वेज आप कह सकते हो जिसको बोलते हैं ना, हिंदी आप बोल दो एक भाषा है, एक उसकी उपभाषा है, ठीक है, मतलब एक सब लैंग्वेज है, उसको हम बोलते हैं डायलेक्ट, ठीक है। और डायलेक्ट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में बोला जाता है, ठीक है, हर जगह नहीं बोला जा रहा है कि जैसे बोलो कोई लैंग्वेज वो हर जगह बोली जा रही है। तो रीजनल डायलेक्ट्स को वहाँ पे डिस्करेज किया। अब आप खुद सोचें ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि वो नेशन को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, एक आइडेंटिटी देना चाहते हैं। तो वहाँ पे अगर सारे लोग रीजन्स में अलग अलग लैंग्वेज बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए उन्होंने बोला कि रीजनल डायलेक्ट जितना हो सकता है हम कम करें, ठीक है। तो उसके बदले में उन्होंने क्या लाया कि फ्रेंच को एज स्पोकन लैंग्वेज बोलेंगे और पेरिस रिटन लैंग्वेज, मतलब अगर आपने कुछ लिखना है तो इस लैंग्वेज में लिखेंगे, बोलना ही है। तो ये जो सारी चीज़ें थी वो एक नेशन को फ्रेम करने के लिए, नेशन को क्रिएट करने के लिए लाई गई, ठीक है। तो ऑल दीज आर द मेजर्स, ठीक है। ये आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का, आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो आपको डायरेक्ट पॉइंट्स में लिखा हुआ है। व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये आया आपका होल आंसर, ठीक है, बट आपको इसको पूरी एग्जैक्ट पॉइंट्स में पूरी तरह से लिखना है, ठीक है। तो हमने जो अभी टॉपिक खत्म किया, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड मेजर्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसी के साथ इसका टॉपिक खत्म हो जाता है, हमने लिखा, ठीक है। अभी उसी के साथ क्या हुआ कि ये भी सारे मेजर्स लिए गए। तो यूरोप में हम पढ़ रहे थे, मेन जो चैप्टर है वो क्या था कि राइज ऑफ नेशन यूरोप, ठीक है। अभी सिर्फ आप फ्रांस की बात कर रहे हो। तो जैसे ये सारी चीज़ें वहाँ पे ये सारे मेजर्स लिए गए, वहाँ पे सारा सिस्टम चेंज किया गया। तो वैसे जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उनका मानना था कि ये जो सारी चीज़ें अभी फ्रांस में हुई हैं उनको आगे अब्रॉड तक आगे भी इस आइडिया को लेकर जाना, मतलब जो नेशनलिज्म का आइडिया है उसको आगे तक लेकर जाना। जो डिस्पोटिज्म क्या होता है, एक टाइप की मतलब तानाशाही जो है उसको क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है। तो डिस्पोटिज्म को खत्म करके और जो आइडिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन का उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरोप में लेकर जाना है, ठीक है। उसी के साथ क्या हुआ कि उस वक्त ये सारी चीज़ें हो रही थी, फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, वो सारी चीज़ें कर रहे थे सिस्टम को चेंज करने के लिए। तो वहाँ पे एक बहुत ग्रेट फ्रेंच रेवोल्यूशनरी माना जाता है, जिसका नाम है नेपोलियन, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इसके रिलेटेड एक टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो नेपोलियन एक ग्रेट फ्रेंच रेवोल्यूशनरी था, मतलब मेन जिसको आप कह सकते हो ना, नॉट ओनली द रेवोल्यूशनरी, ये वहाँ का एक ग्रेट लीडर था, ठीक है, जिसने क्या किया कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी जो फ्रांस में आइडियाज़ इंट्रोड्यूस किए गए थे वो इसी के द्वारा किए गए, बहुत सारे चेंजेस वहाँ पे लाई गई और इसने बहुत ज़्यादा टेरिटरी को क्या किया था, कैप्चर कर लिया था, ठीक है। अब हो तो ये रहा था कि आप रेवोल्यूशन इसलिए कर रहे थे कि वहाँ पे आपको डेमोक्रेसी चाहिए थी, ठीक है। बट अगर आप किसी बुक में पढ़ो या कुछ, एक्चुअली नेपोलियन को डिस्ट्रॉयर बोला जाता है, किसका, डेमोक्रेसी का, ठीक है। वहाँ अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच पीपल, तो उनको लगता था कि ये बहुत कुछ कर रहा था फ्रांस के लिए, ऐसी बात नहीं थी, बट इसने कहीं ना कहीं वहाँ की डेमोक्रेसी को क्या किया, डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। हाँ, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट बड़े सारे रिफॉर्म्स भी लाए एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों इसको डिस्ट्रॉयर बोला जाता है, क्योंकि इसने डेमोक्रेसी को नहीं आने दिया, जो भी किया अपने अकॉर्डिंग किया, कहने का मतलब। तो वहाँ पे मोनार्की सिस्टम था। अब ये कौन सा सिस्टम ला रहा था डेमोक्रेसी के आगे, मतलब डिस्ट्रॉय, खत्म कर दिया उसको, इंपीरियल, मतलब ये इंपीरियल मोनार्की लाना चाहता था वहाँ पे, ठीक है। इंपीरियल मोनार्की का मतलब होता है जिसको बोलते हैं ना तानाशाही, शाही टाइप जो मोनार्की थी वहाँ पे लाना चाहता था, मतलब डेमोक्रेसी को इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। बट लेकिन फिर भी इसको एज अ ग्रेट फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इस सब के बावजूद भी उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़े सारे रिफॉर्म्स लाए, ठीक है। और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है आपको पेपर में कि व्हाट आर द रिफॉर्म्स मेड बाय द नेपोलियन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड इन हिज टेरिटरी, ठीक है। तो जो भी टेरिटरी उसके अंडर आती थी उसमें उसने कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में कौन से रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, सुधार, मतलब कौन सी चेंजेस वहाँ पे उसने लाई। यहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस जो लाई हमने यहाँ पे लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। सबसे पहले हमने कोड लाया, सिविल कोड। कोड का मतलब एक प्रॉपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको कोड बोलते हो आप, जिसको नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है, उसके नाम पे जो रखा गया, ठीक है। अब इस कोड के अकॉर्डिंग क्या था, बड़ी सारी चीज़ें जो थी उसने क्या करी, चेंज की, ठीक है। लोगों के राइट्स वगैरह, लोगों के जो ड्यूटीज थी, जहाँ कस्टम ड्यूटी, उसके रिलेटेड बड़ी सारी चेंजेस आए। सेकंड क्या किया, टेक अवे द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ। प्रिविलेजेस का मतलब होता है कुछ स्पेशल राइट्स, ठीक है, ये आपको मीनिंग पता होना चाहिए। बेस्ड ऑन द बर्थ, प्रिविलेजेस मतलब जो आपको बोलता है ना कि आप जैसे आप एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हो तो उस चीज़ का आपको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, वो होता है प्रिविलेज। इससे सबसे पहले क्या कि बर्थ के ऊपर जो लोगों को प्रिविलेज मिलता था, एक स्पेशल राइट मिलता था, वो सारे क्या कर लिए, खत्म कर लिए। थर्ड, एस्टैब्लिश इक्वालिटी, कि लॉ की नज़र में जितने भी लोग हैं, जितने भी वहाँ पे सिटीजन रहते हैं उसकी टेरिटरी, वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। एस्टैब्लिश की इक्वालिटी, वहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया कि लोगों जहाँ पे जो सिटीजन
सिटीजन रहते हैं उनके पास कुछ हक होने चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे किसानों की अपनी लैंड होती है, बट वो क्या करते हैं कि लैंडलॉर्ड को दी जाती है, उनको खुद भी वहाँ पे अपनी ही लैंड पे क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। वो सिस्टम खत्म किया कि अपने आपके पास लैंड होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को भी क्या किया, इम्प्रूव किया, ठीक है। उसके बाद पीजेंट्स, आर्टिसन, वर्कर, जितने भी वहाँ पे लोग थे, किसान थे, वर्कर्स थे, न्यू बिजनेसमैन थे, उनको फ्री किया। फ्री इन सेंस कि उनके काम को वो क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने काम को अपने तरीके से क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस थी जो नेपोलियन ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में लाई ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। बट वहाँ पे चलो बहुत हद तक डेमोक्रेसी तो एस्टैब्लिश नहीं हो पाई, बट इंस्पाइट ऑफ दैट बड़ी सारी चेंजेस जो थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में लाई गई। क्या करने के लिए, फ्रांस को रेवोल्यूशन को क्या करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, फ्रांस को बेहतर नेशन बनाने के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि स्टार्टिंग में फ्रांस को ये सारी चीज़ें मिली, इक्वालिटी मिली, लिबर्टी मिली, ठीक है, जो हमें यहाँ पे बड़ा फ्रीडम मिली, बड़ी सारी चीज़ें वहाँ पे चेंज हुई, ठीक है। तो स्टार्टिंग में लोगों का वहाँ पे जिसको बोलते हैं उत्साह बहुत ज़्यादा था कि हमारी जो चीज़ें हैं वो सक्सेसफुली, उनका जो रेवोल्यूशन था वो क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। थैंक यू।